दोस्तों, आज के हमारे ख़ास मेहमान इस फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही मशहूर शायर गीतकार हैं। पिछले 50 वर्षों में इन्होंने इतने खूबसूरत और इतने हिट गीत लिखे हैं कि उनकी फहरिस्त बनाना शायद नामुमकिन है। ज़िंदगी के हर मौजू पर इन्होंने गीत लिखे हैं जो लोगों के दिलों को सालों साल छूते रहे। जी हाँ, आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं आनंद बख्शी साहब से। चिंगारी कोई भड़के। बख्शी साहब, स्वागत है। थैंक यू। बख्शी साहब, सुना आप फौज में थे। फौज से आपने शायरी करने का ख्याल आपके पास कैसे गुजरा? तो मुझे बचपन से ही कुछ गाने का शौक था, मैं गाता वाता था जी। और ड्रामास वगैरह में, रामलीला में कुछ करते थे। अच्छा। और पिक्चरें देखने का बहुत शौक था। अक्सर कभी कभी हम स्कूल की किताबें भेज के भी टिकट लेके पिक्चर देखते थे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये शौक बढ़ता गया और गाते रहे। ये शौक कब लिखने में बदल गया इसका कुछ मुझे ठीक से एहसास नहीं है, लेकिन मैं लिखने लगा। और फौज की नहीं। हाँ, लेकिन फौज में रहने की वजह से, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी दुनिया से, लिटरेचर से बहुत कम रहा, तो इसलिए उस तरफ मैं लिटरेचर में ज़्यादा नहीं किया। तो शुरू से ही मुझे ऐसा लगता था कि मैं फिल्मी गीत ही लिखूंगा जी। और बचपन से ही मैंने ये सोच लिया था कि कभी ना कभी किसी दिन मैं बम्बई पहुंचूंगा और मैं गीतकार बनूंगा। तो बम्बई का सफ़र कैसे आपने तय किया? ये बम्बई का सफ़र, फौज से मैंने नौकरी छोड़ के बम्बई आया। मैं कोई 50s में मैं आया पहली बार जी। और मैंने यहाँ बड़ी कोशिश की कि मुझे बिल्कुल कामयाबी नहीं हुई। और 1-2 महीने में ही मैं ये कसम खा के कि मैं दोबारा बम्बई शहर में नहीं, कभी नहीं आऊँगा, वापस चला गया। जी। और फिर जाकर मैं फ़ौज में भर्ती हो गया। और इस दौरान में मैंने कोशिश की कि कोई ऐसी वजह पैदा कर लूँ कि मैं दोबारा बम्बई नहीं जाऊँ। तो मैंने शादी भी कर ली, मेरे बच्चे भी हो गए जी। लेकिन फिर भी मैं रुका नहीं। और 2-3 साल की नौकरी करने के बाद मैंने कहा चलते हैं, देखा जाएगा जो होगा। और मैं फिर बम्बई आ गया। दिस वॉज द एंड ऑफ 1956 जी। उस दौरान फिल्मों को कोई बहुत अच्छा प्रोफेशन नहीं समझा जाता था, और खासकर गीतकार का प्रोफेशन तो बहुत ही इनसिक्योर प्रोफेशन। एक्टर वैक्टर तो लोग बनने आते थे, लेकिन जी हाँ, गीतकार बनना तो कोई बहुत लेकिन मुझे इसी का शौक था। तो मैंने भी दिल में सोचा हुआ था कभी गाना गा लेंगे, तो गाना नहीं मेरा तो गीत लिख लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन बम्बई जाके रहेंगे। जी। तो बम्बई आके आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा या? हाँ, यहाँ के भी बड़ी ही मुश्किलें, कि 2-3-4 महीने में ही फिर मेरी हिम्मत टूटने लगी थी। और मैं दादर में एक गेस्ट हाउस में रहता था। वहाँ का किराया वगैरह देना भी मुश्किल हो गया था। फिर एक अजनबी शख्स मेरा कोई दोस्त बन गया, वो रेलवे में काम करता था, टिकट चेकर था मेरीलैंड स्टेशन पर। उससे मैंने एक दिन कहा कि मुझे एक दिल्ली का टिकट ले दो, मैं वापस जा रहा हूँ। तो वो पता नहीं बेचारा इतना इम्प्रेस था मुझसे। वो कहता था कि तुम एक दिन ज़रूर गीतकार बनोगे। तो उसने मेरी बड़ी मदद की, इतनी मदद की कि वो मेरा सामान उठा के मुझे अपने घर ले गया, बोरीवली। और उस शख्स ने मुझे 6 बरस तक अपने साथ रखा, रहने की जगह दी, खाना वाना भी वही खिलाता था, हर रोज़ 2-4 रुपये स्ट्रगल के लिए देता था। अगर वो मेरी मदद नहीं करता तो इस बार भी मुझे फिर कसम खा के वापस जाना पड़ता। आपको अपनी पहली फिल्म कैसे मिली? एक रोज़ दादर में, उन दिनों में हर रोज़ हम घूमते रहते थे, रोज़ किसी न किसी फिल्म स्टूडियो में जाते थे, जो भी मिल गया उससे मिला। और एक किसी रटा हुआ जुमला था कि मैं गीतकार बनने को आया हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। लेकिन ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते थे। Very initial part of the struggle, where he was looking for work, desperate for work, and he was living with a friend of his who obliged him by keeping him in his house just as a free guest. And Dad met a producer. तो उसने बोला कि आप मेरे घर पे कल सुबह 10 बजे पहुंच जाइए, and I will see what is your worth. I will hear your poetry and your lyrics.
it was raining all night long in the city of Bombay. It was raining very badly, and Dad realized that if it rains like this all day long, all night long, tomorrow morning the city is going to come to a standstill. So he woke up early in the morning and he calculated how much time would it take me to reach Bandra if I started walking from Borivali. And at exactly 10 o'clock, he reached the producer's doorstep and he rang the bell at 10 a.m. And when the producer opened the door, he was shocked to find Anand Bakshi standing at the doorstep looking for work. I mean, how did you come at 10 in the morning on time? And it was raining so badly, you should not have come. It was not that important. So Dad said it wasn't important for you, but it was important for me. इत्तेफाक से भगवान दादा की कोई फिल्म शुरू होने वाली थी और वो दफ्तर में बैठे हुए किसी सॉन्ग राइटर का इंतज़ार शायद कर रहे थे। निसार बज़नी उनके संगीतकार थे जो अब शायद पाकिस्तान चले गए हैं जी। और मैं बड़े अच्छे मौके पे पहुंच गया और मैंने जाकर भगवान दादा से कहा कि मैं गीत लिखता हूँ। उन्होंने फ़ौरन का गीत लिखो तो मैं लिखने बैठ गया और मुझे याद है कि 2-4 रोज़ में मैंने उनके 4 गीत लिखे और वो गीत रिकॉर्ड भी हो गए। तो मैं इतना खुश हो गया, मुझे लगा कि मैंने जीत लिया। कौन सा गाना था जो सबसे पहले आपका रिकॉर्ड हुआ? एक गाना था, उसका मुखड़ा ऐसे था कि धरती तेरे लिए, तू है धरती के लिए, धरती के लाल ना कर इतना मलाल, तेरी दौलत है तेरे हौसले। तो गाने बहुत कामयाब रहे या क्या? वो छोटी सी स्टंट पिक्चर थी जी। तो कुछ खास उससे कामयाबी नहीं मिली। रिकग्निशन इन गानों के बाद भी आपको बिल्कुल नहीं हुआ और फिर वही स्ट्रगल चलने लगी, सुबह शाम भाग दौड़, इससे मिलो उससे मिलो। जी। उसके बाद ये 10 साल मेरे बड़े अपने मिस्टर सुनील दत्त, जी जी, ये मेरे दोस्त भी हैं और दूसरे रिश्तेदार भी हैं, इनके पास मैं गया तो इन्होंने मुझे एक खत दिया इंट्रोडक्शन का, जस्ट टू मीट मिस्टर राज कपूर। आई सी। तो राज कपूर साहब के सेक्रेटरी थे हिरन खेड़ा साहब, उनके पास मैं गया। उन्होंने कहा सुनाओ तुम क्या लिख के लाए हो। तो मेरे पास कोई फिल्मी गीत थे नहीं, 3-4 मुखड़े में लेके आया था, वो मैंने उनको सुनाए और काफ़ी इंतज़ार किया। राज साहब बड़े बिजी थे। खैर उन्होंने मुझे अपनी कॉटेज में बुलाया, लेकिन जाने से पहले मुझे हिरन खेड़ा साहब ने कहा कि राज साहब तो तुमसे गाने नहीं लिखवाएंगे, लेकिन मैं अगर कभी प्रोड्यूसर बन गया तो मैं तुमसे गीत ज़रूर लिखवाऊंगा, मैं वादा करता हूँ। और देखिए मेरा नसीब कि 2-4 महीने में ही किसी शख्स ने उनको पैसे दे दिए फिल्म बनाने के लिए और उन्होंने बनाई फिल्म मेहंदी लगी मेरे हाथ जी। और उस पिक्चर से मैं गीतकार बन गया। तो उसके बाद लोगों ने आपको एज ए शायर, एज ए गीतकार रिकग्नाइज कर लिया इंडस्ट्री के। उसके बाद फिर उसी मिस्टर हिरन खेड़ा ने एक दूसरी फिल्म बनाई थी जब जब फूल खिले। जी हाँ, वो तो बहुत बड़ी हिट रही। वो बहुत बड़ी हिट हो गई, उसके गीत इतने पॉपुलर हो गए कि उसके बाद फिर मुझे पीछे मुड़ कर देखना नहीं पड़ा। उस फिल्म का एक बहुत खूबसूरत गीत है, यहाँ मैं अजनबी हूँ। जी हाँ, और वो शायद आपका बहुत फेवरेट गाना भी है। बहुत फेवरेट गाना था, क्योंकि फौज से निकलने के बाद आज तक मुझे बॉम्बे शहर में, हालांकि आई एम हेयर सिंस 45 ईयर्स, तो मुझे आज भी लगता है कि यहाँ मैं अजनबी हूँ। कभी पहले देखा नहीं। बख्शी साहब, आपको अदबी शायरी का शौक नहीं रहा? आप कभी आपने कोशिश नहीं की कि आप मुशायरों में पढ़ें या कुछ लिटरेचर? नहीं, मैं अदबी शायरी का मुझे शौक तो था, कुछ गज़लें और कुछ नज़में भी मैंने लिखी हैं जी। और बिस्मिल सईदी साहब एक बहुत बड़े शायर हुए हैं, उनसे मैं दोस्ताना तौर पर इस्लाह भी लेता था, कुछ मेरी गज़लें वगैरह छपी भी। लेकिन मुझे शुरू से ही उसमें गीत लिखने का शौक़ था और गीत भी वो कि जो सीधे साधे, जिनमें फोक का टच हो और जिनमें अपने देश की मिट्टी की खुशबू आए। Actually, he is a very voracious reader. He listens to lot of folk music. बचपन से उनको फोक का बहुत शौक था। गाने का तो शुरू से ही शौक रहा,
Bakshi ji is nothing but rhythm and music. He makes his own tunes. He sings very well. He sang songs even for films. But he has confined himself to lyric writing. एक और बात मैं आप बख्शी साहब आपसे पूछना चाहूँगा, आप जिस दौर में फिल्म इंडस्ट्री में आए उस ज़माने में बहुत अच्छे अच्छे शायर यहाँ मौजूद थे। कौन लोग थे जिनका इम्प्रेशन आपकी शायरी पे रहा या आपकी ज़िंदगी पे रहा? आपके कोई पसंदीदा शायर कौन थे? जब मैं यहाँ आया तो उस वक्त तो कितने ही संगीत गीतकार थे और बड़े मशहूर थे जिनका बाहर भी लिटरेचर में बड़ा नाम था, जैसे साहिर साहब थे, मजरू साहब, कैफी आज़मी, राजा मेहदी अली खान, राजेंद्र किशन, शैलेंद्र जी। और उन दिनों में चांस मिलना वाकई बड़ा मुश्किल था, जिसके लिए मुझे 6-7 बरस तक यहाँ बॉम्बे शहर में घूमना पड़ा। लेकिन कुछ शायर उनमें ऐसे थे जिन्होंने मेरी काफ़ी मदद की, जैसे साहिर साहब ने मुझे बड़ा हौसला दिया और शैलेंद्र साहब थे, वो भी मेरी बड़ी तारीफ़ करते थे। और इस तरह से कुछ दोस्त और बन गए, कुछ दोस्तों की मेहरबानी, कुछ ऊपर वाले का करम, अपना सिलसिला वहाँ से चल पड़ा। लेकिन इनमें से किसी शायर ने आपको कहीं इम्प्रेस किया, कहीं आपको उत्साहित किया कि आप शायरी के अंदर कुछ बेहतर कर पाएँ? शायरी में, फिल्मी शायरी में मुझे सबसे ज़्यादा जिन्होंने इम्प्रेस किया वो थे डी.एन. मधोक। उन्हें यहाँ कहते थे महाकवि। और उसके बाद अपने शैलेंद्र ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया था। और एक ऐसी शायरी जिसमें अदब भी हो, लिटरेचर भी हो और फिल्मी रंग भी हो, उस टाइप की शायरी अपने साहिर साहब करते थे। उनसे मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी और वो उन्होंने खुद कितने लोगों से मुझे मिलाया कि भाई ये बहुत अच्छा शायर है, इससे गीत लिखवाओ। उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की। फिल्मों के अलावा कुछ और लोग थे जिन्होंने आपकी इनिशियल स्टेजेस पे ज़िंदगी के अंदर जिन्होंने आपको प्रभावित किया हो? बम्बई में तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वही वो आपके जो मेरा रेलवे वाला दोस्त था जी, उनका नाम था छेतरमल। वो आज जिंदा हैं? अब वो जिंदा हैं, आप लोग नौकरी छोड़ चुके हैं और आगरा में बैठे हैं और पेंशन लेते हैं जी। उन्होंने मेरी सारी मदद की, क्योंकि यहाँ मेरा बॉम्बे शहर में और कुछ था नहीं। और जो 2-4 रिश्तेदार थे उन्होंने ज़रा मुँह फेर लिया और फाइनली उनके घर पर मैं चला गया था अपने दोस्त के, जहाँ मैं 6 साल तक रहा। और 6 वर्षों के बाद मैंने जब उनसे कहा कि भाई मैं अब एक होटल में शिफ्ट कर रहा हूँ एंड नाउ आई कैन अफोर्ड टू लिव इंडिपेंडेंटली, ही वॉज वेरी हैप्पी। ही सेड के जब तक तुम चाहो यहाँ रह सकते हो, तुम जाना चाहो तो ये तुम्हारी मर्जी है। और उन दिनों में जब मुझे मिलन फिल्म मिली तो मिलन के बाद तो फिर मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं हुई। हम तुम युग युग से ये गीत मिलन के। बख्शी साहब, उस दौर के अंदर म्यूजिक डायरेक्टर भी बहुत बड़े बड़े रहे। बर्मन साहब थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी थे। किन के साथ आपने तो उसका तकरीबन हर एक म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया है, लेकिन कौन लोग थे जो बहुत करीब थे आपके म्यूजिक डायरेक्टर्स में? मैंने शुरू में उन दिनों जब काम शुरू किया तो जब फूल किले वगैरह कल्याण जी के साथ, आनंद जी के साथ, और फिर वहीं ये लोग भी काम करते थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ये उनके असिस्टेंट थे। इनसे काफ़ी दोस्ती हो गई। तो फिर जब ये संगीतकार बन गए तो फिर मेरे लिए सब रास्ते खुल गए। जब आए नए नए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था उनको कि वो सब बोलते थे, हमारे यहाँ भी इतने चक्कर काटे थे, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंस वाले आदमी। और एक बात उनसे सीखनी है कि बहुत अपना काम इतना प्यार से करते हैं और इतना कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं ये आदमी। और फिर मैंने एस टी बर्मन साहब के साथ भी काम किया, तो वहाँ आर डी बर्मन से मेरी बड़ी दोस्ती हो गई। तो आर डी बर्मन के साथ भी मैंने बहुत पिक्चरें लिखी। जी हाँ, मैं एक ख़ास फिल्म का जिक्र करना चाहूँगा जो उनकी लाइफ में भी बहुत माइलस्टोन रही और गीत के दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म थी, हरे राम हरे कृष्ण। एक अजीत नए किस्म का म्यूज़िक आर डी बर्मन ने किया। उसमें गाना आपका था दम मारो दम। जी हाँ, उसमें जीनत अमान आई थी। जी हाँ, और उसी गाने से उसे जीनत अमान को लोग कहने लगे थे शी इज़ दम मारो दम गर्ल। मारो दम मिट जाए गम,
उसके बाद मैंने अमर प्रेम, कटी पतंग जी जी। और कॉम्बिनेशन हमारा बहुत कामयाब रहा। ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है। बख्शी साहब, मैं उस अमर प्रेम के गाने का जिक्र करना चाहूँगा। बीच में लोगों ने कहना शुरू किया था कि आनंद बख्शी साहब बहुत तुकबंदी के गाने बनाते हैं, और अचानक फिर एक ये फिल्म आई अमर प्रेम, जिसमें गानों के अंदर गहराई भी थी, शायरी भी थी और सरलता भी थी। जैसे चिंगारी कोई भड़के तो सामन उसे बुझाए। इस गाने के बारे में कुछ बताएंगे आप? ये गाना मैंने फिल्म के लिए ऐसे लिखा नहीं था, ऐसे ही अपने लिए लिखा था। मैं गाने वाने का मुझे शौक था, और मैं उन दिनों में तो हम लोग गाने लिखते रहते थे कि कौन सा गाना किसे पसंद आ जाए क्या पता। तो शाम को हम अक्सर वहाँ बैठते थे शक्ति सुमन जी के यहाँ, राजेश खन्ना, आर डी बर्मन, मैं। तो वहाँ मैंने ये गाना जब उन्हें सुनाया तो सब लोगों को इतना पसंद आया कि उसका भी इसे रिकॉर्ड करते हैं और इसकी पिक्चर में निकालते हैं सिचुएशन, और इत्तेफाक से वो गाना बड़ा पॉपुलर हुआ। तो मैंने भी वो गाना पार्टियों में खूब गाया। चिंगारी कोई भड़के। आपने गाने फिल्म के लिए भी गाए हैं? मैंने 4-5 गाने गाए। 4-5 गाने। और एक फिल्म थी वो मोम की गुड़िया, जी हाँ। उसमें मैंने एक डुएट गाया लता जी के साथ, तो वो गाना बड़ा पॉपुलर हुआ था, बागों में बहार आई। अच्छा, और सबसे अच्छी बात है कि उनको म्यूजिक की बड़ी समझ, और बाकायदा वो अच्छा गाते हैं। उनको मतलब कंपोजर माइंड है उनका, मतलब एक कंपोजर की तरह। तो किसी भी म्यूजिक एक्टर के सामने गाने से ज्यादा ना उनके सामने गाते हुए डर लगता है। आप हमेशा अपने गानों में एक फोक का टच रखते हैं। हाल ही में सुभाष घई साहब की फिल्म में भी आपने रहमान के साथ गानों के अंदर एक फोक टच रखा है। इसकी कोई खास वजह? इसकी वजह ये है कि मैं बचपन से ही फोक गीत काफ़ी सुनता रहा, पढ़ता रहा, और क्योंकि मुझे गाने का भी शौक था, इसलिए उसकी वजह से भी वो फोक गीत मेरी शायरी में भी आते गए। और हालांकि मैंने कोई भी फोक सॉन्ग बिल्कुल कॉपी कभी नहीं किया, खुद लिखा है, लेकिन मेरे कुछ गीत इतने पॉपुलर हुए कि लोगों ने कहा कि भाई ये ज़रूर कोई ना कोई फोक गीत होगा, और आनंद बख्शी ने वहाँ से गीत कॉपी किया होगा। जैसे ये बिंदिया चमकेगी जी, इसमें जितनी पंजाबी की लाइनें वो सब मैंने लिखी थी जी। ये किसी भी फोक गीत का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं इसे एक अपनी दाद समझता हूँ, कम्प्लीमेंट समझता हूँ कि एक गीत जो मैंने लिखा वो इतना पॉपुलर हो गया कि लोगों ने कहना शुरू किया भाई ये ज़रूर कोई फोक गीत होगा। एक इल्ज़ाम और भी लगा आप पे सर कि आप तुकबंदी की शायरी करते रहे, जो ऑफ कोर्स बाद में आपने बहुत बखूबी उसको हटा दिया। आपने बहुत अच्छे, जैसे किसी दौर में आपने गाने लिखे थे, अच्छा तो आप चलते हैं, लेकिन बावजूद उसके बहुत बड़ा हिट रहा। इन गानों को कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भाई ये गाने तुकबंदी के हैं, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कॉम्प्लीमेंट दिया कि यहाँ से फिल्म राइटिंग का एक नया दौर शुरू हुआ जिसमें डायलॉग टाइप के गाने भी आते थे। कभी कभी ऐसी फिल्म में सिचुएशनियाँ में मिलती थी। ही इज एन ओरिजिनल थिंकर। तो 60s में he had written a song which is a rap song. आन मिलो सजना एक फिल्म थी, उसके लिए चलते हैं हम, अच्छा तो हम चलते हैं गाना लिखा था उन्होंने। At that point of time it was said it's तुकबंदी, but now if you once you really examine it, it's nothing but rap. अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे। बेसिक शायरी और फिल्मों के गीत लिखने में क्या बेसिक डिफरेंस आप क्या महसूस करते हैं? शायरी में और फिल्मी गीतों में थॉट्स तो जज्बात तो सब में होते हैं, लेकिन फिल्मी शायरी में और अदबी शायरी में इतने फ़र्क है कि उनकी मीटर्स अलग होते हैं। जैसे शायरी के 6 मीटर होते हैं, उनकी बहरें होती हैं, उसी बहर में लोग शायरी करते हैं। फिल्म के गीत में जैसी धुन बनती है तो धुन पर लिखना पड़ता है, तो धुन का अपना अलग मीटर होता है। आनंद बख्शी साहब एक फिल्म सॉन्ग राइटर हैं,
शायर और सॉन्ग राइटर में फ़र्क होता है। शायर अपनी ज़िंदगी की इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन और उड़ते हुए ख्यालातों को वो अपनी शायरी में बताता है, लेकिन फिल्म सॉन्ग राइटर बताई हुई एक बनाई हुई कहानी, एक बनाए हुए कैरेक्टर और एक बनाई हुई सिचुएशन के ऊपर वो उस कैरेक्टर के ख्यालात लिखता है। आप धुन पे लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं कि अपने गीत के ऊपर धुन पसंद करते हैं? अब तो ऐसी आदत हो गई है कि धुन पे ही लिखते हैं, क्योंकि धुन पे लिखने से आसानी होती है और गाने का वो जो मीटर होता है वो ज़रा नया नया बनता है। जो धुन कहती है आई थिंक उससे बहुत ज़्यादा वो कह जाते हैं। धुन में जो भी फॉल्स होते हैं वो उनकी लिरिक्स से कवर हो जाते हैं। मुझे याद पड़ता है कि कुछ डायरेक्टर्स ने मुझे ये कहा कि बख्शी साहब एक इकलौते फिल्म गीतकार हैं जो इतने सिनेमैटिक गाने लिखते हैं। उनके कहने का मतलब था कि वो सिचुएशन को इतनी उनकी पकड़ है, इतनी समझ है कि आप कोई भी सिचुएशन उनको दीजिए, वो 5 मिनट में आपको गाना बना कर दे देते हैं। ये मैं कोशिश तो करता हूँ, कभी बन जाता है, कभी नहीं भी बनता। Along with being situational, they are also linked very well with the story, because when he writes any song, before he starts writing the song, he calls the director over to his house and he asks for a full narration of the story all over again. आपके इस लंबे दौर के अंदर कौन कौन से डायरेक्टर थे जिनके साथ काम करने में आपको बहुत मजा आया? लेकिन लगातार जिन लोगों की मैंने बहुत सारी पिक्चरें लिखी हैं उसमें जैसे राज खोसला साहब और राज कपूर साहब के साथ भी काम किया है जी, और सुभाष घई के साथ तो मैंने शुरू से ही ऑलमोस्ट उनकी सब पिक्चरें मैंने लिखी हैं जी। आनंद बख्शी साहब के साथ मेरा रिश्ता डायरेक्टर और एज ए सॉन्ग राइटर 20 साल से रहा है और 11 फिल्मों तक रहा है। इससे ज़्यादा वर्सटाइल एक सॉन्ग राइटर जो 40 साल से हमारी फिल्म इंडस्ट्री को कॉन्स्टेंटली हर साल इतने अच्छे गाने देता रहा, जो कि शायरी, वेदना, दर्द, भावना, कैरेक्टर्स सबको समझ के वो एक गीत लिखते हैं। अगर आप मेरी फिल्मों में देखें, अगर उन्होंने देशभक्ति का गाना भी लिखा है कि हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जहां भी देंगे ए वतन तेरे लिए। एक और गीत बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी इस लंबी फहरिस्त के अंदर, चिट्ठी आई है, और उसने पूरे मुल्क के अंदर धमाका मचा दिया। ये आपने जिस तरह के भाव उस गीत के अंदर लेके आए, पहली बार किसी NRI को देश के बाहर जाकर अपने वतन के बारे में ऐसी ऐसी खूबसूरत बात कहने का मौका मिला, इसमें आप डायरेक्टर का हाथ रहा ज़्यादा या ये ख्याल आपके जहन में कैसे आया? ये ख्याल तो मेरे जहन में आया, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसी सिचुएशन दी, ऐसी जगह दी फिल्म में जिसमें कि एक शख्स अपना देश छोड़ के बाहर गया हुआ है, उसे अपने देश की याद आ रही है, भाई याद आ रहा है, माँ की याद आ रही है। तो वो फीलिंग लेके मैंने ये सोचा कि अगर चिट्ठी के हिसाब से इसे लिखा जाएगा तो बहुत कामयाब होगा। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। एक आपकी और ख़ास बात है बख्शी साहब, आपने बर्मन साहब से लेकर AR रहमान तक कितने ही लोगों के साथ काम किया। आप हर दौर के साथ बदलते रहे, आपके गीतों में आज भी वही ताजगी है जो आपने शायद 50 साल पहले लिखे थे, और आप वक्त के साथ आपके गीत भी ढलते रहे। इसकी खास इसमें मेरी कोई कोशिश नहीं है, मैंने कोई जानबूझ के कभी बहुत से गीतकार ऐसे हैं हमारी इंडस्ट्री में जो अपने आप को मैं जैसा पहले लिखता था वैसे ही अब भी लिखता हूँ, क्योंकि 44 ईयर्स से वो लिखते ही चले जा रहे हैं और पता नहीं कहाँ से लाते हैं और कैसे लाते हैं। वो पब्लिक को तो समझते ही समझते हैं कि भाई कौन से लफ्ज़ जो हैं वो कैसे लगेंगे, लेकिन ही इज़ टू डीप इन द फिल्म। Whenever he writes for a song or for a film or for a particular situation, he is so involved that sometimes he is more involved than a director. मेरे माइंड में शुरू से ही सिचुएशन की जो डिमांड है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसकी बड़ी अहमियत रही कि गाने वाला कोई बोटमैन है या कोई आर्टिस्ट है या कोई शायर है या
वर्किंग क्लर्क है या कोई किसान है या कौन है,